नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? ए सोना, बी सोडियम, सी तांबा, डी प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जिसे Na से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो 11 होता है और ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, इसे केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हवा और पानी के संपर्क में आकर आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन दे रखा है ए 5 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और एफ पूछ रहा है, यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हमें पता है फोकस दूरी और आर में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एफ बराबर होता है R/2, जो कि वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी। इसलिए यहाँ पे हम आर की जगह 20 रखेंगे बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 2 से 20 जाएगा 10 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है ए 275 जूल, बी 2750 जूल, सी 1100 जूल, डी 110 जूल। तो यहाँ पे यानी कि इसकी वेलोसिटी दे रखी है v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड और इसका द्रव्यमान दे रखा है m, मास दे रखा है 22 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब चूँकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में हम m और v की वैल्यू रख देंगे। 1 m दे रखा है 22 किलोग्राम और v दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 22 जाएगा 11 बार में, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 275 जूल। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 275 जूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल उत्तल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। ये क्या बोल रहा है कि यदि आप किसी दर्पण में देख रहे हैं, यानी कि किसी भी मिरर में देख रहे हैं आप, और मिरर में क्या हो रहा है, ये मिरर है और ये आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये बोल रहा है कि आपकी जो छवि है दर्पण में वो आपसे छोटी बननी है, यानी कि ऐसे बननी है, आपसे छोटी बननी है। तो बोल रहा है कि दर्पण कौन सा होगा,
अब चूँकि हमारे घरों में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो हमारे बराबर ही बनती है, और जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं उतनी दूर वो मिरर में बनती है इमेज। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो हमसे बड़ी बनती है, जो वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी बनेगी इमेज। समतल दर्पण में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और आभासी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, बी लंबाई, सी तापमान, डी प्रतिरोधकता। बोल रहा है कंडक्टर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बोल रहा है, रेजिस्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल वाई एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो एल के तो ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती है, और रेजिस्टेंस ए के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे एल क्या है, जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ है, और ये कंडक्टर का क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ हिंदी में बोलेंगे इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी सोडियम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आयोडीन। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है और ये आयोडीन को क्या करता है, संश्लेषित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग और मस्तिष्क विकार यानी कि डेवलपमेंटल ब्रेन डिसऑर्डर एंड गोइटर यानी घेंगा रोग, गोइटर यानी कि घेंगा रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। ऑप्शन है ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी डेमोक्रिटस, सी एंटोइन एल लेवुजियर, डी जोसेफ एल प्रोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एंटोइनी एल लेवुजियर। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, यानी कि इन कहाँ के थे, फ्रांस के, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा, बी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना पड़ेगा यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, या दिए गए तापमान में से 273 घटाना पड़ेगा, या फिर दिए गए तापमान में से 273 से गुणा करना पड़ेगा। पहले तो हमें इसको सॉल्व करने से पहले के सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इन तीनों
में रिलेशन पता होना चाहिए। तो इनका रिलेशन क्या होता है, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273/100। केल्विन और सेल्सियस में अगर रिलेशन इससे निकालें तो क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा यहाँ से, तो K-273। तो अगर मैं यहाँ अगर मान लो मेरे को सेल्सियस पता है, सेल्सियस में मान लो 5 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है, इसको मैं केल्विन में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री और 273 इधर हो गया। अब K निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 273 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 278 केल्विन आ जाएगा। तो यानी कि क्या करना पड़ा हमें, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, सेल्सियस में 273 को जोड़ना पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक बार बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं, ए लवण और हाइड्रोजन, बी लवण और क्षार, सी लवण और पानी, डी लवण और क्लोरीन। चलिए बोल रहा है धातुएं यानी कि जो मेटल है वो अम्लों के साथ यानी कि एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बोल रहा है। तो हमें पता है कि मेटल क्या करता है, जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है मेटल की तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि अगर मान लो सोडियम मेटल है ना, अगर मैं सोडियम की रिएक्शन किससे कराऊं, HCl से कराऊं, ठीक है, तो क्या बनाता है ये हो जाएगा 2Na और 2HCl, तो ये बन जाता है 2NaCl प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। तो यानी कि यहाँ क्या बन गया, साल्ट, साल्ट यानी कि लवण प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, से हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लवण प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, ए ब्लीचिंग पाउडर में, बी धावन सोडा में, सी बेकिंग पाउडर में। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, और धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है ए 200 जूल, बी 400 जूल, सी 0 जूल, डी 100 जूल। तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है, हमें हमारे पास गिवन है यानी कि मास दे रखा है m इक्वल टू 2 किलोग्राम,
प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है t बराबर 2 सेकेंड, तो बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमें क्या होगी। ऑब्जेक्ट है वो क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा ए क्या होगा, वो -g के बराबर होगा, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नीचे की ओर लगता है, लेकिन जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ये g क्या होगा, माइनस होगा, -g होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर अब v निकालेंगे यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें, इसकी फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो किससे निकलेगी, ये न्यूटन की गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी में अगर हम इसको रखें तो a हमारा क्या है, वो -g के बराबर है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, ठीक है। तो u दे रखा है 20 और -g हो गया, g 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और t दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 माइनस 20 टू 0, फाइनल वेलोसिटी आ गई इसकी 0, ठीक है। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम दे रखा है 2 किलोग्राम और v हमारा 0 आया, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यानी गतिज ऊर्जा जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 30 जूल, बी 50 जूल, सी 40 जूल, डी 20 जूल। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है मास यानी कि m दे रखा है 4 kg और इनिशियल वेलोसिटी इसने दे नहीं रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि वर्क डन पूछ रहा है, w बराबर क्या पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होती हैं, दोनों सेम होती हैं। इसकी भी जो यूनिट है वर्क की वो भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो जो एनर्जी अगर मान लो यहाँ से एनर्जी में जितना डिफरेंस आया होगा वही इस पे हमने कितना क्या किया होगा, वर्क डन किया होगा इस पे वस्तु पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे पहले, तो वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाफ एम है दे रखा है एम
4 kg 4 रख देंगे, और v दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ m 4 kg इंटू u जो दे रखा है वो 0 है, प्रारंभिक इनिशियल जो वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो यहाँ पे हम ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 4 जाएगा 2 बार में, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, तो यह आ जाएगा 50 जूल, यानी कि जो वर्क डन आएगा निकल के वो हमारा क्या आ जाएगा 50 जूल के बराबर आएगा। ठीक है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 50 जूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है। ये बोल रहा है कि जो कोई भी पौधा है, ठीक है, ठीक है, कोई भी पेड़ है, तो बोल रहा है उसके जो तना और जो जड़ है, जड़ और तना, तना यानी कि स्टेम और जड़ यानी रूट का जो घेरा है वो कह रहा है किस कारण से बढ़ता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, बी एपिकल मेरिस्टेम, सी लेटरल मेरिस्टेम, डी इंटरकेलरी मेरिस्टेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी लेटरल मेरिस्टेम। देखिए अब ये मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये मेरिस्टेम पौधे के विकास के लिए ज़रूरी इसेंशियल क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, यानी उत्तक होते हैं, हिंदी में बोलेंगे उत्तक। तो ये कितने टाइप के होते हैं, और मेरिस्टेम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। एक तो होता है एपिकल, एक होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, तो जो एपिकल होता है, एपिकल तो कहाँ पाया जाता है, ये जड़ों में और तनों में पाया जाता है, यानी कि रूट और स्टेम, रूट और स्टेम में पाया जाता है एपिकल टिश्यू। तो ये रूट और स्टेम की इनिशियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, के लिए इसेंशियल होता है इनिशियल ग्रोथ के लिए। और लेटरल टिश्यू जो होता है, पेड़ का जो स्टेम और रूट होता है उसका क्या करता है गर्थ, यानी कि जो घेरा होता है उसका, यानी चौड़ाई इस टाइप से वो बढ़ाता है। ठीक है, और जो इंटरकेलरी टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण एम्ब्रियो के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों ओर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च। ठीक है, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराएगा और उसे
प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। ऑप्शन दे रखा है ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी हाइड्रोलिसिस, डी शोधन क्लैरिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑक्सीकरण। जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, वसा और फैट यानी कि फैट और ऑयल, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीडेशन करके रेंसिडिटी उत्पन्न करते हैं। अब इस रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के उपाय क्या है। पहला जो उपाय है वो तो है या तो एंटीऑक्साइड मिला दो खाद्य पदार्थों में, ठीक है। दूसरा है कि जो खाद्य पदार्थ हमने जो रखे हैं उनको एयर टाइट बंद करके रखो, जिससे क्या होगा, खाद्य पदार्थ क्या होंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे और उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और तीसरा जो उपाय है वो क्या है, फूड्स जो भी हमारा खाद्य पदार्थ हैं, जो भी फूड्स है उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, उससे थोड़ा रेफ्रिजरेटर में रखो, उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा उसको ऑक्सीडेशन होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ए जड़त्व, बी बल, सी वेग, डी संवेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्स, बल। क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, दो बॉडी, कोई भी जो दो बॉडी हैं उनके बीच का आपस का क्या है, इंटरेक्शन। आपस में जो भी इंटरेक्शन होगा वो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको फोर्स को उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो बॉडी होना आवश्यक है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का वो क्या होता है, न्यूटन, से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए 2 18 16, बी 2 18 8 8, सी 2 8 18 8, 2 8 20 6, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 8 18 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में से उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन ए दे रखा है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ए बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिजन, बी वानस्पतिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सी लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डी अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन बोल के रहा है, बोल रहा है कि विविधता देखो, विविधता क्या होता है, विविधता का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के लोग, ठीक है। टाइप के लोग यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। जीन्स का ट्रांसफ़र किस में होता है, चाइल्ड में। मेल और फीमेल दोनों के जीन्स क्या जाएंगे, चाइल्ड में जाते हैं।
जिससे क्या होगा, चाइल्ड में इसके भी कुछ गुण आएंगे और इसके यानी कि फीमेल के भी कुछ गुण आएंगे चाइल्ड में। तो इससे क्या होगी, डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा। एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो नए ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बर्थ करेगा यानी कि जन्म देगा। जैसे कि हाइड्रा, अमीबा, ठीक है, इन सब में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको सही लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी नॉलेज मिले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।